अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आपने जैसे देखा कि कोशिश ये होती है कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि हर किसी से बात की जाए, क्रिकेट के बारे में बात की जाए। जिस तरीके से मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई थी। सबसे पहले तो शुक्रिया शाहिद भाई आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, और जो आलिया हैं उन्होंने भी मुझे टाइम दिया। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ शायद हाशमी का। अ बहुत ज़बरदस्त ये स्पोर्ट्स के जो सीनियर जर्नलिस्ट उनमें आते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी रिपोर्टिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं एक चैनल पे इनके साथ बैठा रहता हूँ, इनके साथ बड़ी गपशप चलती रहती है, तो बड़े ज़बरदस्त और बड़ा एन्जॉय करवाते हैं। अभी कोशिश करेंगे कि इनसे ज़रा कोई कोरोना के ऊपर कोई गाना-वाना अगर इन्होंने बनाया तो उसके ऊपर ज़रा सुनते हैं। दूसरी तरफ आलिया अ, मुझे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था जब फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला कि फीमेल एंकर स्पोर्ट्स में है कोई। क्योंकि जब हम लोग इनको देखते थे मुझे बड़ी खुशी होती थी, कोई कोई ऐसी फीमेल आई है क्रिकेट के अंदर। उनकी वजह से जो लड़कियां हैं कि उनको भी शौक चढ़े कि हम भी इस तरफ आए। ये भी जरा इनसे मैं पूछूंगा कि आजकल की जो लड़कियां वो इस तरफ क्यों नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है। फिर उसके बाद बुक लिखी इन्होंने जहांगीर खान के ऊपर। बहुत सी प्रोग्राम इन्होंने किए। फिर उसके बाद ये मीडिया मैनेजर भी रही 2012 से 2013 में पीसीबी के साथ। तो बड़े ज़बरदस्त इन्होंने काम किए हैं। मेरे ख़्याल में प्रोग्राम अगर देर ना करें तो स्टार्ट करें। शाहिद भाई आपसे ज़रा स्टार्ट करते हैं। शाहिद भाई, ये उमर अकमल की बारी आने लगी दोबारा 27 तारीख को, क्या कहते हैं इसके ऊपर? क्या आपकी वो राय है? देखिए, नोटिसेस जारी किए हैं उमर अकमल को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। उसने अपना हियरिंग जो होती है उसका राइट उसने मना कर दिया था कि वो हियरिंग नहीं चाहता। यानी उसने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि जो उससे गलती हुई है, उसको जो ऑफर्स हुई थी उसने रिपोर्ट नहीं की। अब ये सारा डिसिप्लिनरी कमेटी के ऊपर जो जज है फजले मीरा चौहान, वो डिसाइड करेंगे कि क्या सेंटेंस हो सकती है। मिनिमम सेंटेंस 6 महीने की है, मैक्सिमम लाइफ है। लाइफ तो खैर नहीं होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 साल की होगी, जिसमें 6 महीने सस्पेंडेड सेंटेंस होगी। 6 महीने उसके फरवरी से काउंट होंगे और वो फिर क्रिकेट खेलने का अहल हो जाएगा। लेकिन वो बार बार अपने साथ दुश्मनियां कर रहा है। इतना अच्छा प्लेयर था वो, अब मुझे नहीं पता कि वो इतना अच्छा प्लेयर रहेगा या नहीं रहेगा। और उसने कदम कदम पे गलतियां की, कदम कदम पे उसने डिसिप्लिन के ब्रीचेस किए। और जब वो आया था 2009 में तो उसको विराट कोहली से कंपेयर करते थे। विराट कोहली कहाँ चला गया? 70 इंटरनेशनल 100 है विराट कोहली जी के बिल्कुल। 2008 से। 43 उसके ओडीआई में है और 27 टेस्ट मैचों में है। उमर अकमल का एक ले दे के जो डेब्यू पे टेस्ट 100 था वो था। वो 9 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, वो भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर। और जो वनडे में उसके टोटल 200 है। वो अक्सर ये कहता था कि मुझे नंबर बहुत नीचे खिलाया जाता है, लेकिन ये कोई वजह नहीं होती। प्लेयर 5वें 6ठे नंबर पर भी आके, और उसको भी थोड़ा बहुत जो 4 नंबर पे मिला मौका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे वर्ल्ड कप से पहले, वहां पे भी वो कुछ नहीं कर सका। तो उसकी किस्मत का फैसला पीर को होना है। अगर ड्रैग किया तो हार्डली एक आध हफ्ते में हो सकता है जज साहब उसकी दोबारा उसकी बात कोई सुने, पीसीबी की कोई बात सुने। बजाहिर उसने चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए। देखिए आलिया, मैं भी इसी इसी सवाल को लेके आपकी तरफ आता हूँ। देखिए, स्पॉट फिक्सिंग के बारे में आपने काफी बात की है कि प्लेयर्स क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं समझते, फिर भी इस तरफ चले जाते हैं। अब जिस तरह उमर अकमल की बात है, उमर अकमल के ऊपर बैन लगता है, फिर उसके बाद उमर अकमल दोबारा आएगा क्रिकेट में, उसकी तरफ फिर दोबारा सब देखने लग जाएंगे कि इसको वापस लेके आए। तो आप क्या मतलब समझती हैं कि ये लड़के हमारे क्या करते हैं? ये क्यों नहीं समझ जाती कि अगर इतना पैसा मिलता भी है उसके बावजूद भी इन चीजों में फंस जाते हैं? क्या ऐसी रीजन है? क्रिकेट बोर्ड कोई इनको कुछ समझा नहीं पा रहा, या क्या वजह? कम्युनिकेशन गैप बहुत कम है, वजह क्या है? मेरा ख्याल है तनवीर, दो चीजें होती हैं। एक तो इंसानी जो लालच और तमा होती है वो उसको कहीं का नहीं छोड़ती। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपको जरा चार पैसे नजर आते हैं तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, फट जाती हैं आपकी। और या उसके बाद आपकी कोई मजबूरी होती है, वो मजबूरी भी हमने देखी है कि ये भी एक अजीब तरह का सर्किट है जिसमें मुख्तलिफ
कैरेक्टर्स मुख्तलिफ रूप धार के आते हैं, यानी कि वो लोग क्रिकेट से ही मुंसलिक होते हैं। आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, आप इतने जबरदस्त जी क्रिकेटर बिल्कुल। हैं कि आपके बहुत करीबी लोग जो आपके साथ मुख्तलिफ हैसियतों में काम कर रहे होते हैं, वही आपको अप्रोच कर लेते हैं, वही आपको फंसाने का जिम्मेदार भी बन जाते हैं। और आप चूंकि एक इस तरह से आए हुए होते हैं, एक्सपोजर नहीं होता। मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ एक मिसाल है कि जो चंद रुपए की वो कोल्ड ड्रिंक पीता है कोई लड़का, उसी का वो कल को ब्रांड बन जाता है, एम्बेसडर। तो एक इतना बड़ा जंप आता है कि आप एक पिंड से उठते हैं और आप एक 5 स्टार होटल की लॉबी में लैंड करते हैं, तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। तो इस दौरान जो प्रोसेस है वो ये है कि इस बच्चे की, जो भी नौजवान हमारा प्लेयर आता है, उसकी तरबियत होना, उसकी ट्रेनिंग होना, उसकी ग्रूमिंग होना, उसकी मेंटोरिंग होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है हम अभी भी यहाँ पे लैग कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि एक पेरेंट बॉडी है, उसको अपने प्लेयर्स को संभालने का भी फन आना चाहिए। आई थिंक ये भी एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि आपके प्लेयर्स जो कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, या आपके फर्स्ट क्लास में कितने प्लेयर्स हैं, 300, 350, 500 300 कितने 350। प्लेयर्स होंगे मैक्सिमम। आप जी। उनको संभाल के रखें, उनमें से आपको बेस्ट जो हीरे लगते हैं, जो आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर इंटरनेशनल खेलेगा, कौन सा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर नजर रख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। ये एक वैक्यूम है तनवीर जो नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है ये, जिसके अंदर आप एक दफा फंस जाते हैं। वो उमर अकमल की जैसे शायद बात कर रहे थे, कौन नहीं जानता उमर अकमल को और उनकी हरकतों को, और इस पूरे इस चक्कर को जो लाहौर में हर बंदे को पता है कि ये लोग किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास भी कोई सबूत नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें पता है कि प्लेयर्स किस कंपनी में बैठते हैं, वहां पे किन लोगों से राब्ते में रहते हैं। और अभी जो पीसीबी ने लेटेस्ट जो दिया, आईसीसी ने इनफैक्ट जो कहा है कि सोशल मीडिया से खास तौर पे आजकल दूर रहें, क्योंकि अब जाहिर है कि क्रिकेट नहीं हो रही है, गेम बंद है सब, और लोग जो हैं, गलत किस्म के लोग जो हैं, वो आपसे राब्ता कर सकते हैं, आपको फ्रेंचाइज के ओनर बन के भी, मैनेजर बन के भी। अब इतनी क्रिकेट एडवांस हो गई है, हमारे दौर में तो जब हमने शुरू किया था तो जी इतना बिल्कुल। सिंपल था सब कुछ, लेकिन अब इतनी एडवांस हो गई है कि अब बहुत से लोग नए नए रूप धार के आते हैं, और वो अपने आप को एक एजेंट बना के और रिप्रेजेंटेटिव बना के और मीडिया मैनेजर्स बना के व्हाटएवर वो आते हैं, और फिर आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस दौर में मेरा नहीं ख्याल, आजकल का तो 10 साल का बच्चा भी बेवकूफ नहीं रहा। तो अब क्योंकि उसके हाथ में भी ये स्मार्टफोन आ गया है, तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप इतने बेवकूफ हैं कि आपको अगर कोई ऑफर कर रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा, या आप उसको टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं जो बहुत ज्यादा अरसे तक नहीं चलेंगी। मगर कसूर जो आपने सवाल किया, उसका एक सॉलिड जवाब ये है कि उसका कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, जिसने अपने प्लेयर्स को सजाएं नहीं दी, लाइफ टाइम बैन नहीं लगाए, उनको दोबारा खेलने के चांसेस दिए, उनको सर आंखों पे बिठाया, उनको हीरो बनाया। तो आप इस सूरत हाल में आपके साथ यही होना था जो हो रहा है। मैं जब 2010 में था पाकिस्तान टीम के साथ, तो हमें स्पेशली बड़ी स्क्रीन पे बताया गया था, कोई 10-12 जो बुकीज थे, उनकी पिक्चर्स बताई गई थी, उनके नाम भी लिखे हुए थे, सब बताया गया था। तो इसमें कोई पढ़ा लिखा है, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, कुछ अगर अक्ल कम है किसी में या ज्यादा है, लेकिन कम से कम एक चीज स्क्रीन पे बताई जा रही है, उससे भी कोई लड़का पिक नहीं कर पा रहा, या समझ नहीं रहा कि हमें ये चीजें बताई जा रही हैं, उसके बावजूद भी हम इन चीजों में पढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। एक तो आपका सबसे पहली चीज होती है फैमिली बैकग्राउंड, फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। उमर अकमल के 2 भाई और हैं, अदनान अकमल और कामरान अकमल, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। 2007 के टूर के बाद यूनुस खान ने शिकायत की थी कि कुछ प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग की ऑफर्स हुई है, और मुझे तो फिर एंटी करप्शन यूनिट ने 2008 तक सारे प्लेयर्स को तंबीह की थी। उनमें कामरान अकमल थे, उनमें दानिश कनेरिया थे, उनमें उमर गुल थे, उनमें सलमान बट थे। और यूनुस खान को चूंकि उसने सबूत दिए थे या चूंकि उसने कंप्लेन की थी, उनको भी बुलाया था, जिसपे यूनुस काफी नाराज भी होते कि मुझे क्यों बुलाया। तो उन प्लेयरों में उमर गुल का नाम कभी भी नहीं आया। उसके बाद दानिश कनेरिया भी पकड़े गए, कामरान अकमल के भी सो होता रहा, लेकिन ऐसा कभी उनका नाम बराह रास्त मैच फिक्सिंग में नहीं आया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंटी करप्शन के लेक्चर भी दिए। कितनी मज़ाक खेज बात है कि जिस दिन एंटी करप्शन का लेक्चर हुआ उसी दिन 2 घंटे बाद शर्जील और खालिद लतीफ पकड़े गए। यानी वो एंटी करप्शन के लेक्चर को लिफ्ट ही नहीं कराते। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह आलिया ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी 2010 में कि जब एंटी करप्शन, जब वो 3 लड़के पकड़े गए तो उसी वक्त अपने एंटी करप्शन यूनिट जो कोड था उसमें एक क्लॉज डाल देता कि आइंदा कभी भी कोई मैच फिक्सिंग में या स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया जी वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा। लाइव बैन भी कोर्ट में होल्ड नहीं कर सकता। आप किसी को लाइव बैन नहीं लगा सकते। वो फौरन कोर्ट में जाएगा और वो ये कहेगा कि मेरी रोजी रोटी, मुझे तो सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी केस हार गई थी 2008 में जस्टिन गैटलिन के खिलाफ कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जब उसे लाइव बैन किया तो वो सीधा कोर्ट में गया। उसने कहा कि जी मुझे तो सिर्फ एथलेटिक्स ही आती है और इसी से मैं पैसे कमाता हूँ, यही मेरी रोजी रोटी है, इन्होंने मेरी रोजी रोटी छीन ली है। तो उनको उसको लाइव बैन को कन्वर्ट करना पड़ा बैन में। और फिर जस्टिन गैटलिन दोबारा भागा और 100 जी मीटर बिल्कुल। का डबल चैंपियन बना, वर्ल्ड एथलेटिक्स भी जीता और ओलंपिक्स भी जीता। तो लाइव बैन किसी भी कोर्ट में आप होल्ड नहीं कर सकते, लाइव बैन नहीं लगा सकते। हाँ, आप एक क्लॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने एंटी करप्शन यूनिट जो कोड है उसमें लगा सकता है कि जो भी आइंदा पकड़ा गया वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट है कि किसी को खिलाए या ना। अच्छा आलिया, एक मेरी 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 ख्वाहिश थी कि आपसे ये क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन ये है कि आपके अलावा कोई भी ऐसी फीमेल, मतलब जितना माशाल्लाह आपने नाम बनाया या लोग आपको जानते हैं सुनते हैं, इस फील्ड में और फीमेल्स हैं हमारी, स्पोर्ट्स उसमें हैं फीमेल्स भी, लेकिन उस तरीके से ऊपर जा नहीं सकती। उसकी क्या वजह है? कोई कोई बैकग्राउंड की वजह होती है या सपोर्ट की वजह होती है या औरों ने कोई इतना दिल से काम नहीं किया? क्या क्या रीजन है? नहीं तन्वीर, मेरा तो ख्याल है कि ऑपोजिट कह रहे हैं आप। आजकल तो लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत देखिए। ज्यादा नहीं, 2 से 3 नजर आएंगी। जिस तरह मर्द नजर आते हैं उस तरह फीमेल्स में कोई इतना ज्यादा नहीं नजर आता। मतलब मेरा कल्चर कहने का मतलब 8 10 हो 12 हो, ऐसी कोई हो नजर भी आए। कल्चर कल्चर की बात है ना। कल्चर की बात है कि एक तो स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा, और खास तौर पे क्रिकेट, इवन स्पोर्ट्स को भी आप देखते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा मेल डोमिनेटिंग चीज समझी जाती है कि बस लड़कों जी ने नहीं जी खेलना है। आप ये कह रहे हैं, मैं तो बाग जना लाहौर में जॉगिंग क्या करती थी ना जब, तो मुझे हंसी आती थी इस बात पे कि वहां पे मर्द खड़े होकर ऐसे देखते थे जैसे कोई औरत बंदर का तमाशा हो रहा है। जी कि जी यानी कि एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से आई है ये चीज में। और मैं जी तो जी ये शायद मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, इनकी बड़ी सपोर्ट रही है मुझे। जिस जिस तरह हम लोगों ने अपना मैगजीन भी मिलके निकाला, जी ऑलराउंडर, जी और बड़ा बिल्कुल। मिलके काम किया। तो मैं तो शायद तो पता है कि कहीं अकेले भी नहीं जाती थी। इन मेरे दोस्तों की बड़ी सपोर्ट रहती थी। इन्होंने सबने मिलके, और उस जमाने में 90s के जो प्लेयर्स थे उन्होंने बड़ा इनकरेज किया बहुत। और दूसरी बात ये होती है तनवीर कि आप शुरू में, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि शुरू में लड़के जो प्लेयर्स होते हैं ना, जब मैं जाती थी तो वो ऐसा समझते थे कि शायद पता नहीं आई हैं दोस्तियां करने, घूमने हाँ फिरने, ठीक है। जैसे लोग समझते हैं कि कोई खातून आ गई है इस तरह। जी लेकिन बिल्कुल। ये होता है कि आपने अपने कंडक्ट से बताना होता है कि आपको सिर्फ गेम में इंटरेस्ट है, या आप अपनी सिर्फ जॉब पे फोकस करने आई हैं, या आपका कोई और शुगर करने का इरादा नहीं है इस किस्म का। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जगह बनती है। तो उस वक्त वो जो जमाना था जब मैंने शुरू किया था, तो उस वक्त तो चूंकि बहुत कम लोग थे, बहुत कम खवातीन थी, तो वो उसमें सपोर्ट मिलती गई और मैं कंसिस्टेंट रही। मैंने मेहनत भी बहुत की, मैंने द न्यूज में बहुत रिपोर्टिंग की, बड़ी स्टोरीज भी की, और चलता रहा ये सिलसिला। टेलीविजन से भी मेरा ताल्लुक रहा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब बहुत अच्छे चांसेस हैं, माशाल्लाह लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और फोरम बहुत अच्छा मिला है, PSL का जो फोरम है, ये सोशल मीडिया का जो फोरम है, ये बड़ा जबरदस्त मिला है। और मेरा ख्याल है हमें जनरली स्पीकिंग एज ए माशरे के तौर पे हमें अपनी बच्चियों को, लड़कियों को एनकरेज करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, अच्छा क्योंकि वो देखिए, बड़े सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। फील्ड में तो मुझे सिर्फ 2 फीमेल्स नजर आती हैं बस। एक तो जैनब नजर आती है, एक सवेरा पाशा नजर आती है। उसके अलावा तो मुझे फील्ड में तो कोई नजर नहीं आता। जो ज्यादा सीरियस काम कर रही हैं वो ये दो तीन जी लड़कियां हैं बिल्कुल। और ऐसा ऐसा आएंगी, और यही लोग अब रोल मॉडल हैं यंग बच्चियों की, यही लड़कियां अब रोल मॉडल हैं, और वो उनको देखेंगी आगे। तो आई एम श्योर कि आप अगले, आप देखिएगा 5-7 सालों में बहुत बेहतरी आएगी। बहुत कलीग जो है उनको भी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करनी चाहिए लड़कियों की। अच्छा, शाहिद भाई आपसे क्वेश्चन है। माशाल्लाह इतना जर्नलिज्म में आप रहे, पूरी दुनिया आप घूमे, प्लेयर्स के साथ आपने इंटरव्यूज किए। हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे
उनमें क्या, उनके साथ जब आप इंटरव्यूज करते थे, उनकी सोच में, उनकी जब वो क्रिकेट की बात आपसे करते थे, उनमें और आज के लड़कों का भी आपने इंटरव्यू किए, उसमें क्या फर्क आपको नजर आता है? कॉन्फिडेंस लेवल का कोई फर्क नजर आता है? नहीं, आज के लड़कों में कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन नॉलेज ऑफ द गेम इतनी नहीं है। ये नहीं है कि क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है हमारे प्लेयरों में खुसूसन। तो उसकी लिए मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि हसन अली को इतना नहीं पता होता कि वो कितना टैलेंटेड है। वो अक्सर जब भी उससे सवाल करो तो वो इतने अच्छे जवाब नहीं दे पाता था। अब उसकी प्रॉपर थोड़ी बहुत ग्रूमिंग हुई है पिछले 1-2 साल में। इसी तरह बाबर आजम है। बाबर आजम वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन है। पूरी दुनिया उसकी तारीफें करती है, बेपनाह टैलेंट है उसमें, लेकिन अभी भी उसको उस तरह से बोलना नहीं आया जिस तरह जो रूट बोलता है, जिस तरह स्टीवन स्मिथ बोलता है, सबसे बढ़कर जिस तरह विराट कोहली बोलता है। कमाल का बोलता है। जितनी अच्छी वो बैटिंग करता है विराट कोहली, उतनी उतना ही अच्छा उससे बोलता भी। कहीं ज्यादा अच्छा वो बोलता है। तो बाबर आजम की एक एग्जांपल दूंगा कि मैं बांग्लादेश के जब 3 T20 हुए, 2 पाकिस्तान जीत गया, एक बारिश की नजर हो गया, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो मैंने अपनी स्टोरी निकालने के लिए, AFP की एक स्टोरी निकालने के लिए कि बाबर आजम डिसअपॉइंटेड है कि बांग्लादेश ने इतनी अच्छी कंपटीशन नहीं दी हमें, आगे जाके वर्ल्ड T20 खेलना। जाहिर है उस वक्त ये कोरोना वायरस नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई कि बांग्लादेश इतनी आपको फाइट नहीं दे सका, जिसकी वजह से आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं। तो उसने कहा नहीं, मैं क्यों डिसअपॉइंट हूँ, मुझे तो बड़ी आराम से दो T20 में जीत गया, तो मुझे तो बड़ी खुशी में डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। तो ये बेसिक ग्रूमिंग पहले के प्लेयरों में, जैसे लाइक वसीम अकरम था, राशिद लतीफ था, मोइन खान था, इंजमाम था, ये प्लेयर, इवन सलमान बट बाद में थोड़ा नोटोरियस हो गया और वो बेचारा मैच फिक्सिंग की नजर हो गया। तो सलमान बट भी बहुत अच्छा बोलता था, ये लड़के बहुत अच्छे बोलते थे। अब इन लड़कों की थोड़ी ग्रूमिंग होने की जरूरत है। अजहर अली अच्छा बोलता है, शान मसूद आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बाबर आजम हो गया, हसन अली हो गया, इमाम भी मिक्स है, कभी अच्छा बोलता है, कभी थोड़ा एकदम से पर्सनल हो जाता है। तो इन लड़कों की थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है। अब समी है मीडिया में, PCB के मीडिया में, और अपनी कोशिश कर रहा है। वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस कोरोना के लॉकडाउन में उनको थोड़ा बहुत टाइम भी मिला है और वो जूम के जरिए लोगों को टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने ला रहे हैं, जिससे उनकी ला भी रहे। ग्रूमिंग होगी। जी। आलिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोली थी कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग जब हुई थी, उस टाइम ही अगर सख्ती कर देते तो आगे चल के ये हमें हालात देखने नहीं पड़ते। वो जितने भी लोग थे, अगर हम पहले चले जाएं या बाद में देख लें, वो सब क्रिकेट में आ गए। कोई कोच बन गया, कोई फ्रेंचाइज में आ गया, कोई कहीं भी आ गया। क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी कुछ दिन पहले इंजमामुल हक साहब ने भी बोला कि जब सब आ सकते तो सलीम मलिक क्यों नहीं आ सकता? तो इसमें आप क्या कहती हैं, सलीम मलिक को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, मैं तो सलीम मलिक की बहुत बड़ी एडमायरर हूँ ऑनेस्टली तनवीर। मैं तो कराची में जब हमारा मतलब मेरा भी स्कूल का जमाना था, उस वक्त भी मैं उनके मैचेस हबीब बैंक के देखने के लिए जो है ना, वो खाली स्टेडियम में देखने जाया नो करती थी। डाउट, यानी इसमें बहुत ही बड़े प्लेयर थे, बड़ा नो डाउट। कमाल, बड़ा क्लासी प्लेयर था, एफर्टलेस शॉट्स उनके। मैं बड़ी एडमायर हूँ उनकी, और उतना ही अफसोस है इस बात का कि इतने बड़े, इतने जबरदस्त प्लेयर्स हमारे जो हैं वो इस तरह टेंटेड हो गए, जाया हो गए, दाग लगवा लिए उन्होंने अपने कैरेक्टर्स पर, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन देखिए, वही बात है कि जब आप, या तो आप सबके लिए एक तरह से असूल बनाएं, जो असूल बनाना है वो, अगर आपने मोहम्मद आमिर को वापस लेके आए हैं तो फिर सलमान बट ने क्या कसूर किया है, फिर सलीम मलिक ने क्या कसूर किया है? नहीं, उनके तो दौर के जो लोग थे वो भी हैं, आ गए ना वापस। जी, वो तो सब काम कर ही रहे हैं ना उस दौर के जो लोग हैं, लेकिन एक स्केपगोट बनाया गया था मेरे हिसाब से तो सलीम मलिक को। और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गुनाहगार थे, जी, मगर ये कि काफी अगर लंबी ये लिस्ट जो, थी। जी, जी, जी बिल्कुल, जो ब्रेन्स हैं, जो क्रिकेट की स्किल्स हैं, जिन लोगों के पास हैं, उनसे इस्तेफादा जरूर करना चाहिए, उनसे फायदा उठाना चाहिए। आप उनसे जो नॉलेज ले सकते हैं वो तो आप करें, और मतलब आप ब्रैकेट नहीं कर सकते कि सिर्फ चंद लोगों को आप कह दें कि ये ठीक नहीं होंगे और बाकी लोग जो हैं उनको आप जिम्मेदारियां भी दें, उनके ऊपर ट्रस्ट भी करें और वो हीरो भी हों हमारे। तो मेरा ख्याल है सलीम मलिक तो बहुत जबरदस्त प्लेयर थे और जरूर उनके लिए भी दरवाजे खुलने चाहिए। पॉलिसी जो भी बनानी है ना, वो एक पॉलिसी बनाए, या तो आप सबको एक ही उस तरह से देखें, एक नजर से कि भाई अगर किसी ने कसूर किया है कहीं से, किसी ने कोई सजा उठाई है, किसी ने कोई गलत काम किया है, वो अपनी सजा भुगत चुका है, और आप ये समझते हैं कि जी उसके लिए दरवाजे, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है, वापस आने चाहिए, खुलने चाहिए, तो फिर सबके लिए होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक को रख लें, दो को छोड़ दें।
और मतलब मुसलसल जो है। आप तनवीर, मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपको ये नहीं लगता कि कितनी अफसोसनाक बात है कि हमें मुसलसल मैच फिक्सर्स के बारे में, स्पॉट फिक्सर्स के बारे में हाईलाइट करना पड़ रहा है, हम उनके ऊपर ज्यादा बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में और इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये इशू हर थोड़े दिनों बाद कोई एक कैरेक्टर निकल के आ जाता है। अब शर्जील का जैसे हो रहा है कि अब उनकी वापसी है, उस पर डिबेट शुरू हो गई है। तो अब दुख मुझे एज ए पाकिस्तानी ये होता है कि हमारे यहाँ शायद ऑनेस्ट लोग खत्म हो गए, या हमारे पास क्यों इतनी कमजोर है हमारे ईमान के हर थोड़े दिनों बाद हमारा कोई बहुत ही शानदार प्लेयर जो है वो जाया हो जाता है, या वो इन्वर्ट कॉमर्स देखिए में कहना। उसमें आलिया, मैं सॉरी आपको काट रहा हूँ, उसमें एक रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स है ना, वो बेचारे गरीब घराने से आते हैं। अब वो जब गरीब घराने से आते हैं तो उसके बाद एक यहाँ पर सिस्टम भी यही है, किसी को लाते हैं टीम के अंदर, उसको पता ही नहीं होता उसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी देर तक खेलेगा या नहीं खेलेगा। एक दफा वो टीम से बाहर होता है, उसके बाद बाहर हो जाता है। देखिए, स्पॉट फिक्सिंग का सबसे बड़ा रीजन ही यही है। अब जो प्लेयर सीनियर्स भी हो गए हैं ना, उनके दिमागों में भी यही चीज रहती होगी कि हम इतना अरसा खेल तो चुके हैं, अगर हमें एक दफा बाहर हो गए उसके बाद हम क्या करेंगे। दूसरी चीज ये, वो ये सोचते हैं कि आपको पता है इंसान है, उसका दिमाग आगे पीछे जाने में टाइम नहीं लगता। वो ये सोचता होगा कि मैं इतने पैसे इतने ज्यादा मैचेस खेल के बना रहा हूँ, ये तो कुछ मिनट्स में कुछ सेकंड्स में मुझे मिल रहे हैं, तो ये क्यों ना ले लिया जाए, वैसे किसको क्या पता चलना है। तो ये रीजंस भी होते हैं कि प्लेयर्स इन तरफ चले जाते हैं। तो यही चीजें होती। अब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट अगर 14 साल खेलता और मुझे वहां पैसे मिलते करोड़ों रुपया, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान से हट के दूसरी कंट्रीज में डोमेस्टिक में कितना पैसा है, उनको लालच ही नहीं होती है। हमारे लड़कों को लालच होती है कि पाकिस्तान टीम में जाएंगे, वहां लंबा अरसा खेलेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं खेलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उस वजह से जब इनको ऑफरें होती हैं, जो नए लड़के हैं वो फंस जाते हैं, जो पुराने होते हैं उन पे मुझे उनको मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतना अरसा खेलने के बावजूद भी, इतना पैसा बनाने के बावजूद भी आप ये काम करते हैं। तो फिर शाहिद भाई वाली बात बिल्कुल ठीक थी, वो फिर कुछ कैरेक्टर्स ही ऐसे होते हैं जिनको समझा समझा के बंदा थक जाता है, उनको समझ बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल, आपको मेरा ख्याल है अपने डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करना और इंसेंटिव देना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे यहाँ जी से ही बिल्कुल। क्यों हर दूसरे दिन आता है, इंडिया से क्यों प्लेयर्स नहीं उठते हर दूसरे दिन, उनके यहाँ से तो स्टोरीज नहीं और आती कि जो जी आपने ये बात बोली थी ना कि स्पॉट फिक्सिंग, अब ये इशू ही ऐसा है कि ये हाईलाइट हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर, वो फिर डिबेट बन जाती है। वो फिर जी हम बिल्कुल। उसके बात किए बगैर हम रह ही नहीं सकते। शायद भाई यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आता हूँ। सलीम मलिक का क्या कहते हैं आप? मेरी नजर में तो सलीम मलिक को आना चाहिए। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं सख्त खिलाफ हूं जो स्पॉट फिक्सिंग लोग करते हैं, इनकी वापसी क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगता है जो हालात है, मुझे भी अपना शायद फैसला चेंज करना पड़ेगा। जब सारे आ सकते तो व्हाई नॉट सलीम मलिक? बिल्कुल आना चाहिए। वो तो एक क्लासिकल बैट्समैन थे, जिस तरह की उनकी टेक्निक थी, कमाल की बैटिंग करते थे। बहुत सी उनकी ऐसी इनिंग्स हैं, स्पेशली वो जो 1987 में कैलकाटा में उन्होंने कपिल देव को 5 चौके मारे थे और कमाल की बैटिंग करके पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था। तो क्लासिकल बैट्समैन में उनका शुमार होता है। थोड़ा सा इमरान खान उनसे इसलिए नाराज रहते थे कि वो कहते थे कि करेजियस नहीं है। हो सकता है उस जमाने में वो महसूस करते हो, लेकिन सलीम मलिक की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स है। इंग्लैंड में बड़ी अच्छी बैटिंग करते रहे। पाकिस्तान के टूर्स पर 87 में उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी 99 की लीड्स पर, और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीता था। तो दूसरे लोग जब आ गए तो उनको भी आना चाहिए। बल्कि मैंने अभी वर्ल्ड कप से पहले लाहौर में उनका इंटरव्यू भी किया था, तो मैं उनका काफी पीछा ले रहा था कि आप कोचिंग में आए, वो अच्छे बैटिंग कोच बन सकते हैं। उनका बैन, जो लाइव बैन था, वो सेशन कोर्ट ने उठा दिया था 2008 में। मैंने उसकी स्टोरी भी की थी और उनके पीछे लगा था कि आप पहले पीसीबी को ये एंडोर्स करवा लें कि आपका लाइव बैन खत्म हो गया, और फिर पीसीबी आपको आईसीसी से करवा के देगी। तो जब अगर आपका लाइव बैन एंडोर्स हो जाएगा कि उठ गया है अब ये बैन, तो फिर आप कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन शायद सलीम मलिक अपने कारोबार में इतना बिजी है कि शायद उनके पास टाइम नहीं है। और दूसरी बात जो जो मैच फिक्सिंग की और इसकी कर रहे थे, अब मुझे खतरा ये है कि अब ये केसेस खुदा न खास्ता और बढ़ेंगे, इसलिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर अब मुलाजमत के बगैर है, उसको इतने पैसे नहीं मिल रहे। अब कम पैसे मिले हैं, 1 साल तो पीसीबी ने किसी तरह खर्चा कर दिया, 1 अरब रुपए का डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन करा लिया। लेकिन अब लॉकडाउन में अब पैसे कटेंगे, टीवी राइट्स के भी इतने पैसे नहीं मिलने वाले, स्पॉन्सरशिप भी कम है। तो पता नहीं आया 1 अरब रुपया पीसीबी निकाल सकेगा अगले डोमेस्टिक सीजन के लिए या नहीं। और फिर अगर और पैसे कटे तो फिर आजू बाजू से जो सट्टेबाज आएंगे, और भी मेरा ख्याल है सट्टेबाजी होगी, खतरात पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बढ़ेंगे।
ये जो शाहिद भाई आपने 1 अरब की बात की है ना, मुझे नहीं लगता अब अगले सीजन ऐसा कुछ होगा। शायद ये चीज उनके क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, शायद इसकी वजह से। आलिया, आप क्या कहती हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस आ जाएगी, नहीं आएगी फिर? देखिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट का अभी उन्होंने जो प्रोग्राम 2021 का दिया है, उसमें जो 2-3 नाइंसाफी वीक्स तो है हुई है वैसे प्लेयरों के साथ। अगले 2 साल तो कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो सकती। जिस तरह इकोनॉमिक मेल्टडाउन आएगा कोरोना वायरस के बाद, कोई ना यार डिपार्टमेंट शाहिद भाई, ऐसा ना करें यार अगले दो शाहिद साल भाई। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कौन सा बैंक बैंक अपना ऑलरेडी स्टाफ हटा रहा है? जो जो लोग काम करने वाले थे वो हटाएंगे, तो वो वापस क्रिकेटर्स को क्यों जॉब देंगे? अगले 2 साल तक मुझे तो कोई डिपार्टमेंटल क्रिकेट नजर नहीं आता। आलिया, आप क्या कहती हैं? देखिए, ज्यादती तो बहुत ज्यादा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आइडिया था इमरान खान साहब का बेसिकली, जिसपे आपको पता है कि वो बिल्कुल नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप का उनका इस एटीट्यूड है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे और उन्होंने इसको चेंज करवाया। इसके बाद पूरी एक टास्क फोर्स भी बनी जो हारून भाई के अंडर, और वो सारी उन्होंने मतलब प्लानिंग की और नया सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए और फिर उसको अप्रूव कराने के लिए तमाम चीजें उस पर काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराने से पहले 1-2 साल और टाइम देना चाहिए था इस चीज को। इस पर गौर करना चाहिए था कि हमें, यानी ठीक है, खान साहब ने कह दिया, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जाहिर है कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि उन्होंने कहा कि रीजन को बेस पे टीमें बनानी है और डिपार्टमेंट्स का कोई यूजलेस है डिपार्टमेंट्स। लेकिन आपके जो इतनी बड़ी आबादी है उसके हिसाब से जो प्लेयर्स की जॉब है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना हुआ था, उसको एकदम से जो उससे पहले इनको जिसको कि ये जो बाकी लोग बचेंगे ये कहाँ जाएंगे या किस। मैंने अगरचे पीसीबी का वो पूरा डिटेल्स पढ़ी हैं जिसमें वो बताया गया है कि आगे जो सिस्टम वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिस तरह से सिटी की एसोसिएशन बनेंगी, सिटी की टीमें बनेंगी, ये सब कुछ होगा और उसमें हर रोल में बहुत सारे प्लेयर्स एडजस्ट होंगे। लेकिन मसला ये है कि मीनवाइल वो बेचारे लोग कहाँ से खाएंगे, गुजारा करेंगे, 45,000 50,000 आजकल के दौर में गुजारा होता। तो ये सारी चीज ना, जो इसका इकोनॉमिक फैक्टर था, उसके ऊपर ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत थी कि हमें किस तरह इनको लेके चलना है। तो थोड़ा सा जाहिर है, बट एट द सेम टाइम जो आइडिया है बेसिकली, जो क्रीम टॉप के अच्छे प्लेयर्स को लेके आने का, वो डेफिनेटली जो कम्पेटिटिवनेस है उसको बढ़ाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर उसके साथ आपको नीचे जो होमवर्क करना था कि आपने बाकी लोगों को किस तरह एडजस्ट करना है और किस तरह लेके चलना है अगर डिपार्टमेंट से उनकी जॉब नहीं रहती। मुझे लगता है वहां थोड़ा सा प्री मेच्योर डिसीजंस कुछ हो गए हैं या अभी थोड़ा वक्त लग रहा है अभी। जी, काफी जबरदस्त किस्म की डिबेट हुई और आलिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो अभी प्रोग्राम्स हुए जिसमें ये होस्टिंग की है और क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, कोई गलती शल्ती होगी तो नहीं, आप बहुत अच्छा माजरती कर रहे थे। आपका कोश बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल एंकरिंग आपने ऐसी की है जैसे अमिताभ बच्चन। ये तो जबरदस्त बहुत अच्छा जबरदस्त कर रहे हैं ये, माशाल्लाह आप, और आई थिंक आप बहुत अच्छे होस्ट बन सकते हैं जितना अच्छा आप बोलते हैं। बस इंशाल्लाह ताला देखते हैं। ये घर पे लगता है रह के ये होस्टिंग हो ही जाएगी, लगता है बहुत से लोग होस्ट बन जाएंगे, मुझे लग रहा है बहुत सारे होस्ट बन जाएगा। एक दफा फिर शुक्रिया बहुत बहुत, आपने एक फोन के ऊपर मेरे शो में आए। फिर इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप दोनों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।